हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं लेकर आई हूं क्लास 11 का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का वन शॉर्ट वीडियो। मतलब इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता दूंगी। हर वो चीज़ जो आपके लिए डाउटफुल है आज इस वीडियो में एंड हो जाएगी। यदि अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है और आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन लग रहा है तो ये वीडियो आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी देखना चाहते हैं टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन के बुक के, तो मेरी प्लेलिस्ट क्लास 11th अकाउंट्स में चले जाना, वहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताऊंगी, जो इसकी 4 मेथड है जिससे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, उन चारों मेथड को इसमें समझा दूंगी। बिल्कुल भी आपको किसी चीज में डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरह से मैं और वीडियोस बनाकर लाऊं। तो बच्चों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। तो देखिए, छोटी सी यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है मैंने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड एज पर कैश बुक, दोनों बोल दिया। तो देखिए, हम एक इस डेफिनेशन के अलावा भी छोटा सा समझते हैं कि हमारे जो कैश बुक है, ठीक है, और हमारे पास पासबुक भी होती है। पासबुक क्या होती है कि बैंक के ने जो एंट्री की है, बैंक भी तो एंट्री करेगा ना कि आपने कितना पैसा जमा किया, आप कितना पैसा निकाला, तो वो सारी चीजें किसमें शो होती हैं? पासबुक में। आप जाते हैं बैंक में और पासबुक देते हैं, आपको एक पासबुक मिलती है और उस पर आप एंट्री कराकर ले आते हैं। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन आपको सारा स्टेटमेंट शो हो जाता है। जो पैसा आपने बैंक में जमा किया है और जितना जितना पैसा आपने निकाला है, वो सारी चीजों की एंट्री बैंक के पास रहती है। बैंक के पास भी रहती है और हमारे पास भी रहती है। क्यों? क्योंकि हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि हमने बैंक में कितना पैसा जमा किया, बैंक से कितना पैसा हमें मिला। तो आप क्या करते हैं, हम हर मंथ के एंड में बैंक स्टेटमेंट को और हमारा जो कैश बुक है, पासबुक और कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, बैंक स्टेटमेंट हम बोलते हैं जब हम ऑनलाइन देखते हैं, ठीक है, तो हम बैंक स्टेटमेंट देख लेते हैं। और पासबुक में उस बैंक स्टेटमेंट की जब हम प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो वो पासबुक में आ जाती है। तो हम हमारी पासबुक, ठीक है, जो बैंक प्रिपेयर करती है और हमें बताती है कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं, और हमारी कैश बुक जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। अब जब हम मिलाते हैं तो कई बार तो ये दोनों मैच हो जाती है, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहता कि बैंक में हमने जितना पैसा जमा किया, बैंक से हमें जितना पैसा मिला, वो बैंक ने भी सही एंट्री की है और हमने भी सही एंट्री की है। पर कईयों बार क्या होता है, जो हमारी पासबुक है और जो हमारी कैश बुक है, ये दोनों मैच नहीं करती हैं। इसमें कभी 1000 रुपये का, कभी 10,000 का, कभी 40,000 का, इस तरह का डिफरेंस शो हो जाता है। अब जब ये डिफरेंस शो होता है तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है। वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है? वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। इसमें हमें गलती पता चल जाती है क्योंकि हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या रीजन है, क्या गलती हुई है जिससे हमारी पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं हो रहा है। तो जब हमें वो गलती पता चल जाती है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को रेक्टिफिकेशन करते हैं। या क्या वो रेक्टिफिकेशन सिर्फ कैश बुक करती है? नहीं, वो रेक्टिफिकेशन पासबुक भी करती है। दोनों ही अपनी अपनी जो गलतियां हैं उसमें सुधार करती है। लेकिन कब कैश बुक करेगी गलती में सुधार और कब पासबुक करेगी गलती में सुधार, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ गई बात कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तब तैयार किया जाता है जब पासबुक और कैश बुक आपस में मैच नहीं होती हैं, उन दोनों में डिफरेंस आता है। और जब हमें उन डिफरेंस के बारे में पता चल जाता है कि ये डिफरेंस के कारण, इन गलतियों के कारण ये डिफरेंस आ रहा है, तो हम उसको सुधार करने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। बस वही यहाँ पर लिखा गया है। अब ये गलतियां किस तरह से हो सकती हैं, क्या क्या रीजन होता है? तो देखो, कई कारण होते हैं। डिफरेंस आ सकता है जब हमने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की हो कैश बुक में और पासबुक में, और कईयों बार हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर ली और पासबुक में रिकॉर्डिंग नहीं करी, या पासबुक में रिकॉर्डिंग बैंक ने कर ली, हमने कैश बुक में नहीं करी। और भी कई रीजन होते हैं जिसके कारण डिफरेंस आने लगता है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है कि अरे ये डिफरेंस आ गया तो अब क्या होगा, उसमें सुधार हो जाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करके सुधार कर लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्यों तैयार करते हैं उसे। अब इसमें आगे समझते हैं
कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। डिफरेंस ड्यू टू द टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री। देखो क्या होता है ना, टाइमिंग का भी इशू होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैशबुक और पासबुक को जो हम मिलाते हैं मंथ एंड में मिलाते हैं, तो अब हो सकता है कि 1-2 दिन का डिफरेंस आ गया हो। जैसे चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर अ बैंक। हमने चेक इशू करा, मैंने चेक इशू करा किसी को देने के लिए, और मैंने अपने अकाउंट में से वो 5 लाख का जो चेक इशू किया था उसे माइनस कर दिया। कि मेरे पास से पैसा चला गया है। अब मैंने उस कैशबुक में एंट्री कर दी -5 लाख। लेकिन आपने जिसको चेक दिया था वो गया ही नहीं बैंक, और उसने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो बैंक ने माइनस किया ही नहीं। बैंक के पास तो 5 लाख रुपए हैं अभी, लेकिन आपने तो माइनस कर दिया। अब उसी बीच आपका आ गया 31st, तो जब आप मैच करने लगे तो आपने देखा यार हमारा तो 5 लाख का बैलेंस कम है और बैंक का 5 लाख का बैलेंस ज्यादा है। तो क्या समझ में आया कि हमने तो इशू कर दिया था लेकिन सामने वाले ने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो ये भी रीजन हो सकता है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। मुझे किसी को पेमेंट करना था, ठीक है, मुझे किसी को पेमेंट करना था या किसी ने मुझे पेमेंट किया, ठीक है, उसने मुझे चेक दिया और बोला कि ये आप 2 लाख रुपए का चेक लो, ये आप बैंक में जमा कर देना, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। आपने बैंक में जब डिपॉजिट कर दिया और आपने अपने कैशबुक में एंट्री कर दी कि मेरे पास 2 लाख रुपए आ गए, आपने प्लस में कर दिया, लेकिन बैंक से वो क्लियर ही नहीं हुआ। अभी बैंक ने उसे 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं किया। तो क्या हुआ, बैंक की जो अकाउंट है उसमें 2 लाख रुपए प्लस नहीं हुए, लेकिन आपने प्लस कर दिए हैं। तो ये इसके कारण डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है ना, कोई गलती हो जाती है, गलत नंबरिंग की गलती हो गई, या हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन छूट गए, इसके कारण भी हमारी पासबुक और कैशबुक क्या होती है, मैच नहीं करती है। कई रीजन हो सकते हैं। ये रीजन है कि बैंक में रिकॉर्ड है बट हम जो कैशबुक प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंट होल्डर हैं, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो इन गलतियों के कारण भी क्या होता है, हमारी बैंक की जो पासबुक और कैशबुक होती है वो मैच नहीं होती, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। हमने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, बैंक के द्वारा इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया, लेकिन उसकी हमने कैशबुक में एंट्री नहीं की, इस कारण हमारा बैंक और कैश पासबुक नहीं मिला। बैंक चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। जैसे 10,000 रुपए माइनस कर दिए बैंक ने, बैंक चार्ज के या इंटरेस्ट चार्ज के, लेकिन हमने उसे कैशबुक में से माइनस नहीं किए, तो हमारा बैलेंस मैच नहीं करेगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक के पास कहीं से डिविडेंड आया, हमारी कोई पॉलिसी थी, उसका पैसा आया, इंटरेस्ट आया, तो 20,000 उसने ऐड कर दिए, लेकिन हमने कैशबुक में उसे ऐड नहीं किए। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। यदि बैंक ने डायरेक्ट, जैसे हमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो डायरेक्ट बैंक पेमेंट कर देती है, हमें पता ही नहीं है, हमने उसे माइनस ही नहीं किया, तो उसका कारण डिफरेंस आता है। डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, किसी ने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो हमने कैशबुक में एंट्री नहीं की। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। कोई ऐसा चेक था जो डिसऑनर हो गया और हमें उसकी जानकारी नहीं थी, इसके कारण हमने कैशबुक में एंट्री नहीं की। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक एंड बिहाफ ऑफ कस्टमर। उन्होंने कोई बिल कलेक्ट कर दिया कस्टमर के बिहाफ पर और उसकी एंट्री कर दी, और हमने कैशबुक में उसकी एंट्री नहीं की, तो हमारी कैशबुक और पासबुक कैसे मिलेगी, हमें पता चल जाएगा बाद में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये रीजन होता है। अब 4 तरह के मेथड हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में, वो 4 तरह के पूछे जाते हैं। इन्हें समझने से पहले एक चीज समझ लो। देखो हमारी जो कैशबुक होती है, ये हमारी कैशबुक है और ये बैंक की पासबुक है, मतलब बैंक का जो स्टेटमेंट है उसकी एंट्री पासबुक में होगी। हमारे पास जो रिसीव होता है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट और प्लस कर लेते हैं ना। हमारे पास कैशबुक में जो भी रिसीव होता है उसे हम डेबिट करते हैं और रिसीव और प्लस कर देते हैं, और जो पेमेंट करते हैं उसे क्रेडिट करते हैं, पेमेंट कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं। ये हम हमारी कैशबुक की मेथड अपनाते हैं। लेकिन बैंक जो होता है, बैंक ऐसा नहीं करता। हम कौन है, अकाउंट होल्डर हैं। हम कौन है, अकाउंट होल्डर, मतलब हम कैशबुक तैयार कर रहे हैं और ये क्या है, बैंक है जो पासबुक में अपना स्टेटमेंट दे रही है। तो अब क्या करेगी, जो हमारे लिए डेबिट है वो उसके लिए क्रेडिट होगा। मतलब बैंक तो भी डेबिट और क्रेडिट करती है, बैंक भी डेबिट और क्रेडिट करती है, लेकिन बैंक क्या करती है, क्रेडिट किसे करती है, रिसीव्ड को करती है, और प्लस किसे करती है, रिसीव्ड को करती है, और डेबिट किसे करती है, पेमेंट को करती है, और इसे माइनस करती है।
समझ रहे हैं ना आप? ये अपोजिट करती है, ये क्या करती है, डेबिट और क्रेडिट करती है, लेकिन यहाँ पर माइनस करती है और यहाँ पर प्लस करती है, यहाँ पर पेमेंट करती है और यहाँ पर रिसीव करती है। आप देखेंगे ना कि जब आपने बैंक में पैसा जमा किया तो आपके बैंक में क्या आ जाएगा, अमाउंट इज क्रेडिटेड। जब मैसेज आता है ना अमाउंट इज क्रेडिटेड, तो क्रेडिटेड मतलब आपके पास पैसा आ गया, और जब आपके बैंक से पैसा कट जाता है तो आपके पास मैसेज आता है अमाउंट इज डेबिटेड, मतलब आपने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर अपोजिट चीज चलती है, लेकिन हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, हमारे पास जब पैसा आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं और जब हम पेमेंट करते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना, ये करते हैं। अब 4 कंडीशन बनती है बच्चों, ध्यान रखना 4 कंडीशन बनती है। सबसे पहली कंडीशन बनती है जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे ना आपसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप क्वेश्चन में ये लिखा रहता है व्हेन क्वेश्चन शो फेवरेबल डेबिट और पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। यदि क्वेश्चन में इस तरीके का दिया हुआ है कि आपका जो बैलेंस है वो फेवरेबल है, डेबिट है या पॉजिटिव बैलेंस है अकॉर्डिंग टू कैश बुक, तो यहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे, जो भी सुधार होंगे, वो कौन करेगी, वो करेगी कैश बुक। ध्यान रखना, ठीक है, चाहे उसे वो गलत ही सुधार क्यों ना करना पड़े। पासबुक को देखकर कैशबुक सुधार करेगी। यदि पासबुक ने किसी चीज को ऐड किया है तो कैशबुक उसे ऐड करेगी, यदि पासबुक ने किसी चीज को माइनस किया है तो कैशबुक उसे माइनस करेगी। तो यहां पर कैशबुक सुधार करेगी, इसे लिख लो, कैशबुक सुधार करेगी। दूसरा है व्हेन क्वेश्चन शो फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। ठीक है, यदि क्वेश्चन में लिखा है कि आपका फेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस है तो यहां पर कौन सुधार करेगा, यहां पर पासबुक सुधार करेगी। कौन सुधार करेगी, पासबुक सुधार करेगी। मतलब चाहे आप कि कैशबुक ने गलत एंट्री की हो, कोई चीज छोड़ दी हो, गलत चीज लिख दी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पासबुक को कैशबुक को देखकर सुधार करना पड़ेगा। तो यहां पर यदि क्वेश्चन में लिखा है कि आपका जो बैलेंस है वो फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस है एज पर बैंक पासबुक, तो यहां सुधार कौन करेगी, पासबुक करेगी, यहां पर ऊपर वाले में कैशबुक करेगी। उसके बाद थर्ड मेथड जो होती है व्हेन क्वेश्चन शो अनफेवरेबल क्रेडिट ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैलेंस, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, अनफेवरेबल भी लिखा आ सकता है, क्रेडिट ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैलेंस भी लिखा आ सकता है एज पर कैशबुक। तो यहां पर सुधार कौन करेगा, यहां पर सुधार कैशबुक करेगी। कौन करेगी, कैशबुक सुधार करेगी। पासबुक के अकॉर्डिंग जो गलती पासबुक ने की है वही गलती कैशबुक कर लेगी, क्योंकि उन्हें तो मैच करना है, बाद में जाके वो हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से फोर्थ मेथड है जब क्वेश्चन पूछता है कि आपका डेबिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर बैंक पासबुक, ठीक है ना। तो यदि क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है तो सुधार कौन करेगी, पासबुक सुधार करेगी। ये आप लिख लीजिए यदि डाउट हो तो। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन के हिसाब से, ज्यादा आपको डाउटफुल नहीं रखनी है स्थिति। कैशबुक कैशबुक, यदि क्वेश्चन में दिया है कि कैशबुक का है बैलेंस, यहाँ पर डेबिट या पॉजिटिव बैलेंस है, यहाँ पर क्रेडिट या नेगेटिव बैलेंस है अकॉर्डिंग टू कैशबुक, तो कैशबुक सुधार करेगी। और यदि क्रेडिट या फेवरेबल बैलेंस है एज पर बैंक पासबुक, या डेबिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर पासबुक, तो यहाँ पर पासबुक सुधार करेगी। बस आपको यही चीज को ध्यान रखना है कि किस में सुधार करना है हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते समय। क्लियर हुआ यहां तक। अब मैं आ जाती हूं चारों मेथड के फॉर्मेट की तरफ। ठीक है, फॉर्मेट को देखकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत ही इजी है। ये सब चीजें याद नहीं करना है कि किसे प्लस करना है, किसे माइनस करना है। यहां पर कौन सुधार कर रहा है, कैशबुक। मैंने बताया अभी पहली कंडीशन में कौन सुधार करेगा, कैशबुक सुधार करेगी। तो आप इसे अपने मन से भी समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसमें कुछ भी लर्न करने जैसी चीज नहीं है। जैसे चेक इशू हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, ठीक है, ये तो छोड़ो, पहले वाला देखते हैं। बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट बैलेंस, ठीक है। जब कैशबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है, अभी मैंने ये पहले बताया, यहां पर जब कैशबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है तो उसे मुझे प्लस करना है, यहां पे लिखा है। तो आपको भी यही करना है। क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस एज पर कैशबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, तो उसे मुझे सबसे पहले ऊपर प्लस कर देना है,
ठीक है, प्लस कर देंगे। उसके बाद आप समझो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू करा, मैंने किसी को 5 लाख रुपए देने थे तो मैंने चेक इशू करा और मैंने उसे माइनस कर लिया अपनी कैश बुक में कि मैंने अब पैसे, मेरे में से 5 लाख रुपए कट जाएंगे, लेकिन पासबुक में से वो पैसे नहीं कटे। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, पासबुक में से पैसे नहीं कटे। तो अभी बैंक के पास 5 लाख रुपए हैं, है ना, बैंक के पास 5 लाख रुपए बैंक के पास हैं और हमने माइनस कर दिया। सुधार कौन करेगा? सुधार करेगी कैश बुक। कैश बुक सुधार करेगी, तो जो उसने माइनस किया था अब वो वापस प्लस कर लेगी। करा, वापस प्लस कर लिया। इसी तरह से चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक, कोई था जिसने बैंक में डायरेक्टली चेक डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक ने क्या किया, उसे ऐड कर लिया, 2 लाख रुपीस प्लस कर लिए, लेकिन कैश बुक ने नहीं करे। तो अब यहाँ सुधार कौन करेगा? यहाँ पर सुधार करेगी कैश बुक। ठीक है, तो वापस ऐड कर लेगी। तो इसी तरह से ये पूरा फॉर्मेट है। इसका एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को समझाती हूँ, क्योंकि देखो फॉर्मेट में सेम वही चीज है। बार बार कह रही हूँ कि सुधार कौन करेगी पहले वाली मेथड में, कैश बुक। अब जैसे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अभी समझाया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब प्लस, तो यहां पे प्लस कर दो, ये 30,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, हाँ आपने चेक डिपॉजिट कर दिया था, तो आपने जब चेक डिपॉजिट किया था तो आपने क्या करा था, आपने सोचा था कि 2,000 रुपये मेरे पास आ जाएंगे। किसी ने आपको चेक दिया था 2,000 का, आपने सोचा था कि 2,000 रुपये मेरे पास आ जाएंगे, तो आपने क्या कर लिया था, उसे ऐड कर लिया था, लेकिन वो अभी तक आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्लियर ही नहीं हुआ चेक। तो अब बैंक के पास तो माइनस में है और आपके पास प्लस में है। अब आपको सुधार करना है, तो आप भी क्या कर दोगे, उसे माइनस कर दोगे। तो बस वही यहाँ पे किया है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू किया, आपने 3,000 का चेक इशू किया, ठीक है ना, आपने चेक इशू किया 3,000 रुपए का, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ उसका। आपने जब चेक इशू किया तो आपने माइनस कर लिए कि 3,000 रुपए अब मेरे कट जाएंगे, माइनस कर लिए कैश बुक में से, लेकिन सामने वाले ने चेक लेके वो बैंक में ही नहीं गया पैसे निकालने, तो बैंक में तो 3,000 रुपए हैं, आपके पास नहीं है, तो अब आपको वापस उसे ऐड करना पड़ेगा। तो बार बार बोल रही हूं, सुधार कैश बुक करेगी, इसे याद कर लेना कि कैश बुक को सुधार करना। इसी तरह से देखो बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट पेड किया, नहीं इसके ऊपर वाला हो गया, हाँ बैंक ने इंटरेस्ट पेड किया। तो जैसे ही बैंक ने इंटरेस्ट पेड किया, ठीक है ना, इंटरेस्ट पेड किया नहीं, बैंक को इंटरेस्ट कहीं से रिसीव हुआ, तो बैंक ने उसे ऐड कर लिया, लेकिन हमने उसे ऐड नहीं किया, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सुधार कैश बुक करेगी। समझ में आ गया? अब जो बैलेंस आएगा, जब आप दोनों तरफ का टोटल करोगे और जो बैलेंस आएगा, थोड़ा सा ऊपर लुढ़क गया बैलेंस, उसे लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है क्वेश्चन में और आंसर में आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये पहली मेथड हो गई। इसी तरह से दूसरी मेथड है, इसमें सुधार कौन करेगा, इसमें सुधार पासबुक करेगी। ठीक है, बार बार लिख रही हूं, इसमें सुधार पासबुक करेगी, है ना। अब यहां पर ध्यान से देखो, बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस है, तो जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्लस होता है। भूले तो नहीं, अभी पहले बताया था, जो क्रेडिट बैलेंस है जब पासबुक के अकॉर्डिंग दिया है, ये पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो ये प्लस होगा, तो मुझे क्या करना है, इसे प्लस करना है। क्या करना है मुझे, इसे प्लस करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब यहाँ पर जो भी सुधार करेगी वो पासबुक करेगी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, देखो जो ये ट्रांजेक्शन है ये वो सब में सेम है, किसी में भी ऐसा नहीं है कि नए ट्रांजेक्शन्स आएंगे। ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो सब में एक जैसे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सुधार किस में होना है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन बैंक के द्वारा कलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, हमें कहीं से चेक मिला था तो हमने सोचा कि हमारे पास क्या होगा, पैसा आ गया, लेकिन बैंक ने क्या करा, उस पैसे आने की एंट्री नहीं की। तो हमने क्या करा, हमारी जो कैश बुक थी उसमें हमने प्लस कर दिया, लेकिन पासबुक में वो प्लस नहीं हुआ है। तो अब सुधार कौन करेगा, यहाँ पर पासबुक करेगी, तो अब मुझे उसे प्लस करना होगा। समझ में आई बात, क्योंकि कैश बुक में प्लस है इसलिए पासबुक भी प्लस करेगी। ठीक है, उसके बाद बैंक चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक थी उसने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, किसको, इन सारी चीजों को, और माइनस कर दिया
पासबुक में से इसने माइनस कर दिया इन सबको पेमेंट करके, लेकिन कैश बुक ने माइनस नहीं किया। क्यों? उसे पता ही नहीं, तुमने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। अब मुझे तो 31 मार्च को मेरी पासबुक को कैश बुक मिलानी है ना, तो अब यहाँ सुधार कौन करेगी? पासबुक करेगी। तो मुझे जो मैंने माइनस किया था पासबुक में उसे वापस ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? सेम वही कंडीशन है, इसका भी क्वेश्चन मैंने दिया है। तो देखो, बैलेंस एज पर पासबुक, मैंने बताया कि यदि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो ऐड होता है, तो यहां पर हमने उसे ऐड कर दिया। इसके बाद देखो 3 चेक 6,000, 3,937 एंड 1,525 वर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहां पर पासबुक सुधार कर रही है, पासबुक सुधार कर रही है। अब क्या हुआ, इन्होंने 3 चेक इशू किए, शेयर होल्डर अकाउंट होल्डर ने 3 चेक इशू किए, और 3 चेक इशू करने के बाद जिसको इशू किए थे वो बैंक गया ही नहीं, उसने बैंक में से पैसा निकाला ही नहीं। अब इन्होंने जब इशू किए कैश बुक में, अकाउंट होल्डर ने, तो उसने कैश बुक में माइनस कर दिया, लेकिन बैंक के पास अभी इन तीनों जो टोटल है 11,462 वो प्लस में है। लेकिन यहाँ पर सुधार कौन कर रही है? यहाँ पर सुधार पासबुक कर रही है। तो यहाँ पर जब कैश बुक ने माइनस किया है तो पासबुक को भी माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? क्योंकि बात थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन समझने लायक है कि पहली कंडीशन में कैश बुक सुधार करेगी, दूसरी कंडीशन में पासबुक सुधार करेगी। ठीक है ना? आप और आपकी मदर हैं, ठीक है? आप यदि कुछ खाने का सामान बनाते हैं तो आपकी मदर आती है, उसमें थोड़ी बहुत सुधार कर देती है ना? आपकी मदर कुछ बनाती है तो आप जाते हैं उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड कर देते हैं। तो वही कंडीशन है, कब आपकी मदर उसमें सुधार करेगी और कब आप उसमें सुधार करोगे, वो वाली चीज़ यहाँ पर समझने लायक है। बस वही पूरा इसमें मेथड है। इसके बाद थर्ड कंडीशन आ जाती है, व्हेन क्वेश्चन शो अनफेवरेबल और क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अब बच्चों यहाँ सुधार कौन करेगा? यहाँ पर सुधार कैश बुक करेगी। सारे ट्रांजैक्शन वही हैं, है ना? कैश बुक सुधार करेगी। यहां पर क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हैं। क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कैश बुक? क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस, क्रेडिट बैलेंस अकॉर्डिंग टू कैश बुक मतलब माइनस। तो यहां पर हमें माइनस में लिखना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है ना? क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है या नेगेटिव बैलेंस है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ लेकिन आपने किसी को चेक दिया और उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। तो यहां पर क्या हुआ कि आपने चेक इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया, तब आपने उसे माइनस कर दिया कि पैसा गया, लेकिन बैंक ने उसे माइनस नहीं किया, बैंक के पास प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो अब आपको भी उसे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो बस वही किया है यहाँ पर। क्लियर हुआ ना? बहुत ही इजी है, बस आपको मेथड समझना है। देखो यही क्वेश्चन है यहाँ पर भी, इसमें भी सुधार कहाँ पर क्वेश्चन है उसी का, वो फॉर्मेट था, कैश बुक सुधार करेगी। क्लियर? कौन सुधार करेगी? कैश बुक सुधार करेगी। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या लिया रहता है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो वही मैंने बताया, माइनस क्रेडिट। तो यहां पर आपको क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी चीज को लेके कंफ्यूजन होता है कि ऊपर वाला जो आइटम है वो डेबिट में आना है कि क्रेडिट में आना है। तो आप हर जगह जब भी क्वेश्चन करो, हर जगह ऐसा बना लेना। एक ही क्वेश्चन आएगा, कोई बहुत सारे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं एग्जाम में, है ना? ऐसा साइड में बना लेना, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर रिसीव, यहाँ पर पेमेंट, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, ऐसा यहाँ पर उल्टा बना लेना, यहाँ पर पेमेंट, यहाँ पर रिसीव, ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। बस इसको बना लोगे ना तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस वही चीज़ देखो जो मैंने अभी आपको बताया, सेम वही प्रोसेस करनी है। कैश बुक में सुधार करना है। आंसर जो आएगा, ऊपर लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, आंसर में लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्लियर हो गया? इसके बाद जो इसकी लास्ट मेथड है वो भी देखिए सेम वैसी है। जब क्वेश्चन कह रहा है कि डेबिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर पासबुक, तो यहां पर जो भी सुधार होगा वो पासबुक करेगी। कौन करेगी? पासबुक करेगी। अब यहां पर दिया है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, तो डेबिट बैलेंस होता है जब पासबुक का, तो क्या होता है पासबुक का? जब आपका डेबिट बैलेंस है तो आपको क्या करना है? यहां पर इसे माइनस करना है। ठीक है, ये गलत लिखा गया है, इसको आपको यहां पर माइनस करना है। ठीक है, ध्यान रखना।
प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होता है तो वो हमेशा माइनस होता है किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर उसे माइनस करना है। क्लियर? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी सुधार है वो पासबुक करेगी। अब थोड़ा सा बच्चों मुझे लग रहा है फॉर्मेट गलत बना है, एक बार इस फॉर्मेट को आप अपनी बुक में से चेक कर लेना। ठीक है, लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो चेंजेस हैं जितने भी हैं वो पासबुक करेगी। अब इसका हम यदि एक क्वेश्चन देखते हैं तो देखो यहां पर क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हुआ? यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये हुआ कि माइनस करना है, डेबिट बैलेंस है तो यहां पर आपको माइनस करना है, तो 36,000 आप यहां पर माइनस कर देंगे। फिर देखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया तो आपने जैसे ही चेक इशू किया तो आपने उसे माइनस कर लिया कैश बुक में, लेकिन बैंक ने उसे माइनस नहीं किया है, बैंक ने उसे माइनस नहीं किया है, लेकिन अब उसे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सुधार कौन कर रहा है? सुधार कर रहा है पासबुक। ठीक है, ध्यान रखना, यहां लिख दो पासबुक सुधार करेगी। क्लियर? उसी तरह चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, आपने चेक कहीं से आपको मिला तो आपने बैंक में जमा कर दिया और आपने लिख दिया उस पे कि हमें 25,000 रुपए मिले, लेकिन बैंक को नहीं मिले। ठीक है, तो अब बैंक क्या करेगी? सुधार करेगी, तो वो भी उसे प्लस कर लेगी 25,000 को। इसी तरह से चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक। आपने जो चेक है उसकी एंट्री कर दी कैश बुक ने, लेकिन बैंक ने उसकी एंट्री नहीं की, तो अब बैंक भी उसकी एंट्री करेगी। उसके बाद डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक। यदि बैंक में डायरेक्टली कोई कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट किया है तो उसने प्लस कर लिया होगा 11,000, लेकिन कैश बुक ने उसे भी प्लस नहीं किया है, तो ये क्या करेगी? वापस उसे माइनस करेगी, क्योंकि उसे तो कैश बुक और पासबुक मिलानी है ना भाई। वो बाद में 31 मार्च के बाद बैठ के कस्टमर और बैंक बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या गड़बड़ हुई है, लेकिन 31 मार्च को उसे मिलाना है। उसके बाद जो आंसर आएगा माइनस करने पे उसे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो बच्चों ध्यान रखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो चैप्टर है बहुत ईजी है, बट बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने जो आपको ये मेथड बताई है, कौन सी वाली? देखो इसको ध्यान रखो बस। किसको ध्यान रखना है? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ को अपने साइड में अभी भी जब भी आप प्रैक्टिस करो अपने साइड में लिख के रख लो और इसके अकॉर्डिंग करो। और जो चारों मेथड है उसको ध्यान से याद कर लो कि ये फर्स्ट मेथड में कौन सुधार कर रहा है, सेकंड मेथड में कौन कर रहा है, थर्ड मेथड में कौन कर रहा है, फोर्थ मेथड। बस फोर्थ ही केस दिए हुए हैं, तो बस उस हिसाब से पूरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो चैप्टर है वो आप आसानी से समझ जाओगे। यदि इस चैप्टर के कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हो और कंप्लीट नोट्स चाहते हो तो वीडियोस के लिए तो आप क्लास 11th अकाउंट्स की मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, और यदि इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.studynatic.com पे जाकर इसके नोट्स ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय।